हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी ई क्लासेस में। आज हम हमारी हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। अभी तक आपको पता ही है, हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत के सभी 10 चैप्टर जो आपके मिड टर्म में आने वाले हैं वो समाप्त हो गए हैं। उसके सारे नोट्स, वीडियो सब मैंने आपको भेज दिए हैं। तो अब हम व्याकरण के पाठ शुरू करेंगे। इसमें पार्ट 1 को भी मैंने आपको क्लासरूम में और एग्रू दोनों में भेज दिया है। इसका वीडियो और नोट्स दोनों आपको मिल चुके हैं। अब हम हमारा पार्ट 2 वर्ण विचार शुरू करते हैं। हमारा पार्ट 2 है वर्ण विचार। अब वर्ण विचार के लिए सबसे पहले हमें वर्ण क्या है ये जानना जरूरी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है और ये ध्वनि चिन्ह होते हैं जिनके हम खंड अर्थात टुकड़े नहीं कर सकते। अर्थात हम इसकी परिभाषा कर सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। अब वर्णों का भाषा में बहुत महत्व है क्योंकि इन्हीं के माध्यम से शब्दों की रचना होती है। अब आप सभी ने क्लास 3 से वर्णमाला पढ़ते हुए आए हों। वर्णमाला क्या है? इन्हीं वर्णों का समूह ही वर्णमाला कहलाती है। आपको बच्चों मैंने लास्ट क्लास में पूरी वर्णमाला याद भी करवाई थी। वही वर्णमाला आपको इस चैप्टर में पूरी तरह से काम आने वाली है। कैसे, वो आप देखते हैं। अब सबसे पहले हम वर्णमाला की परिभाषा देख लेते हैं। किसी भी भाषा के मूल ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण के 2 भेद होते हैं, ये भी आप जानते हो। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। अब स्वर क्या कहलाते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती उन्हें स्वर कहते हैं। और ये उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु बिना रुके बाहर आ जाती है जब भी हम स्वरों का उच्चारण करते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, ऋ, ऋषि, ए, औ और औ। अब हम स्वरों के भेद के बारे में देखते हैं। स्वर के 3 भेद है अर्थात 3 प्रकार हैं। पहला है ऋ स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है व्लुप्त स्वर। अब इनको हम जानते हैं। ऋ स्वर मतलब जिनमें कोई मात्रा ना हो। जैसे देखिए ये 4 होते हैं, अ, ई, उ और ऋ ऋषि का। दीर्घ स्वर अर्थात देखिए सब में मात्रा होती है, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और व्लुप्त स्वर अर्थात जो आजकल विलुप्त हो गए हैं जैसे कि ओम। अब देखते हैं हम इनकी परिभाषाएं। पहला है ऋ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है उन्हें ऋ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ऋ स्वर से 2 गुना समय लगता है इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और व्लुप्त स्वर जिसमें इन दोनों से अर्थात 3 गुना समय लगता है उन्हें व्लुप्त स्वर कहते हैं। और अधिकतर इनका प्रयोग किसी को पुकारते समय किया जाता है। जैसे कि हम उच्चारण करते हैं ओम, और इसका प्रयोग आजकल नहीं के बराबर होता है। ये एक प्रकार से विलुप्त हो गए हैं, इसीलिए इन्हें हम विलुप्त स्वर भी कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं बच्चे। ये देखिए जो जो विशेष दिया जा रहा है इनको आप अपनी बुक से अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ये सब आपको जानना ज़रूरी है, विशेष में जो दिया है। अब अनुस्वार क्या होते हैं जिसे आप डॉट लगाते हो अधिकतर, और अनुनासिक जिसको आप चंद्र बिंदु कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? देखिए जो अनुस्वार है इनका उच्चारण नाक से होता है और ये न या म के समान होते हैं। जैसे चंदा, पंख, शंख। तो कभी ये आधा न के रूप में युग होते हैं और कभी आधे म के। और इसका चिन्ह क्या है? ऊपर में डॉट लगाते हो, उसे अनुस्वार कहते हैं। आपको डॉट
और चंद्रबिंदु, ये दोनों याद रहते हैं, लेकिन इनका रियल नेम अनुस्वार और अनुनासिक, ये याद रखना भी जरूरी होता है। अब देखते हैं अनुनासिक। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, इसको हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं। जैसे चांद, मुंह, आँख, सभी में देखिए चंद्रबिंदु लगा है। अब विसर्ग क्या होता है? इसका प्रयोग अधिकतर तत्सम शब्दों में होता है। इसका उच्चारण ह के समान होता है और इसलिए इसका चिन्ह, जैसे हम 2 डॉट लगाते हैं उस प्रकार से इसका चिन्ह होता है। जैसे आप लोग लिखते हो अतः, पुनः, प्रातः, तो ह आ रहा है उसका उच्चारण, तो ह के उच्चारण के समान ही इसका उच्चारण किया जाता है। अब आगे देखिए, आगत ध्वनि यानी कि अर्धचंद्र। इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है अधिकतर, जैसे बॉल, डॉक्टर, कॉपी। अगर आपने इसमें डॉट लगा दिए तो चंद्र बिंदु हो जाएगा, इसीलिए आप लोग को विशेषकर चिन्ह लगाते समय ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। अब व्यंजन क्या होते हैं देखिए। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं और इनका उच्चारण करते समय हवा रुककर मुंह से बाहर आती है। अब व्यंजनों की संख्या 33 है। आपको मैंने पूरे व्यंजन भी याद करवाई थी पिछली क्लास में और उसको याद करने का तरीका भी बताई थी। आपके पास अभी अच्छा टाइम है, अगर आपको भूल गए हों तो फिर से इन स्वर और व्यंजनों को याद कर लीजिए। अब देख लीजिए कैसे होते हैं व्यंजन। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इस प्रकार से इनको बांट दिया गया है। संयुक्त व्यंजन तथा अन्य को मिलाकर 39 यानी 39 व्यंजन होते हैं और इनका जो लास्ट का 5वां वर्ण होता है ये पंचम वर्ण कहलाता है। उसी प्रकार संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त अर्थात 2 व्यंजनों को मिलकर जो बनते हैं वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब ये तो इसका आपको संक्षिप्त मैंने समझा दिया। अब इसी को अच्छे से हम समझते हैं। देखिए व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, तो इसमें क, च, ट, त, प ये 5 वर्ग के 5 व्यंजन वर्ण आ जाते हैं, अर्थात कितने हुए 25। ठीक है। अब स्पर्श व्यंजन की परिभाषा देख लेते हैं। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर मुंह से निकलने वाली हवा उच्चारण के स्थान से स्पर्श यानी छूकर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अर्थात मुंह के अलग अलग जो स्थान रहते हैं वहाँ से छूकर ये व्यंजन निकलते हैं, इसी पर इनका नाम भी अलग अलग रखा गया है। क वर्ग को कौन सा व्यंजन कहते हैं? च को, ट को, त को, प को। अलग अलग स्थानों को स्पर्श करने के आधार पर ही इनके नाम भी दिए गए हैं, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे। अब स्पर्श 25 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये सारी सारणी भी दी गई है किस प्रकार से। क वर्ग के, च वर्ग के प्रथम जो वर्ण होता है उसको उसका वर्ग बना दिया गया है। देखिए क वर्ग, च, ट, त, प। ठीक है, तो ये हो गए 25 व्यंजन। अब आपको ये ध्यान रखना है। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के बीच होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अब ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय मुंह से हवा के रगड़ खाने के कारण, मतलब थोड़ा सा रगड़ने से ऊष्मा सी पैदा होती है। अगर हमें जोर दे के थोड़ा बोलना पड़ता है तो एक प्रकार से ऊर्जा का अनुभव होता है, तो ये ऊष्म व्यंजन इसलिए कहलाते हैं। और ये भी 4 हैं। वो कौन कौन से हैं? श, श, श और ह। ठीक है। अब देखिए उच्चारण के आधार पर इनको अलग अलग भागों से बताया गया है। ये डायग्राम में भी आपको दिखाई देगा कौन से शरीर के किस अंग से कौन सा उच्चारण होता है, कौन से व्यंजन का। दिख रहा है आपको? ये होमवर्क मैं दे रही हूँ,
आपको ये पूरे अच्छे से आकृति को, डायग्राम को देखते हुए ये जो सारणी दी गई है इसको अच्छे से समझ के याद करना है। जैसे कि एक उदाहरण बता दे रही हूँ मैं, क वर्ग के व्यंजन। क में क्या क्या आता है? क ख ग घ घ ङ। ठीक है, तो ये सारे व्यंजन गले से स्पर्श होकर निकलते हैं, इसीलिए कहलाते हैं कंठ व्यंजन। तो इसी प्रकार च वर्ग को तालव्य व्यंजन कहते हैं, ट को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार सभी को अलग अलग भागों से बांट दिया गया है। तो आपका होमवर्क है, इस डायग्राम को अच्छे से देखिए और इस सारणी को याद करिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब व्यंजनों को भी उनके श्वास अर्थात प्राण की मात्रा के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया है, अल्प प्राण तथा महाप्राण। अब ये क्या होते हैं, इनको याद करने का शॉर्टकट है एकदम ट्रिक, वो मैं आपको समझा देती हूँ। अल्प प्राण अर्थात हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण कहलाएंगे और दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाएंगे। अब अल्प प्राण की परिभाषा देखिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम प्रयोग होती है वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं, और महाप्राण में वायु की मात्रा अधिक होती है तो वो महाप्राण कहलाते हैं। सभी दूसरा और चौथा व्यंजन क्या है? महाप्राण है। अब संयुक्त व्यंजन मैंने पहले ही बताई थी आपको, दो या दो से अधिक व्यंजनों का परस्पर संयोग होता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, छ, त्र, ज्ञ और श्र ये सभी दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं, इसीलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। द्वित व्यंजन जब अपने समान सेम व्यंजन से मिलकर बनते हैं तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रसन्न, इसमें न, आधा न और पूरा न, दो व्यंजन न है। उत्तर, उद्देश्य, सज्जन, दुस्साहस, समी में देखो दो दो व्यंजन दिख रहे हैं, तो जब जहाँ एक समान दो व्यंजन वर्ण हो तो वो कहलाते हैं द्वित व्यंजन। अब हम आगे पढ़ेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है वर्ण विच्छेद। ये हमने पिछली क्लास में भी बहुत अच्छे से अपने अपने ब्लैक बोर्ड पर हमने सॉल्व भी किया था, याद होगा बच्चों आपको सभी को। तो बस वही सेम चीज़ है इसमें भी, वर्ण विच्छेद, किस प्रकार वर्णों का विच्छेद किया जाता है, अलग अलग करना। ठीक है, इसमें देखो आपको कई सारे उदाहरण दिए हुए हैं, एक उदाहरण मैं समझा दे रही हूँ, बाकी सभी उदाहरण आपको अच्छे से पढ़ना है और इनके अलावा भी कई ठो उदाहरण लेकर आप उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। अब जैसे कमल, कमल में कहीं पर भी कोई मात्रा नहीं लगी है, तो देखो क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, और जो व्यंजन होते हैं उसके नीचे आपको क्या लगाना है? हलंत, और बाकी उसमें जो मात्रा लगी है वो उसके स्वर कहलाते हैं। अब किताब एक बार और देख लेते हैं। क छोटी ई की मात्रा है तो छोटा ई, प्लस त में आ की मात्रा है तो आ, ब कोई मात्रा नहीं है तो अ। इस प्रकार हमको वर्ण विच्छेद अर्थात एक एक वर्ण को अलग करना आना चाहिए। तो ये कुछ उदाहरण भी दिए हैं, इनको आप अच्छे से अपने अपने बुक से पढ़िए और सॉल्व करिए और कई उदाहरण लेकर। ठीक है, अब देखिए कुछ र के विशेष प्रयोग के नियम दिए गए हैं। आप सभी जानते हो र अलग अलग प्रकार से यूज़ होता है, जैसे कि किसी व्यंजन से पहले आए तो आगे वाले वर्ण में रेफ के रूप में लगता है। र से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो उस व्यंजन में नीचे, जैसे कि आम्र, प्रमोद, नीचे रूप में र का आधा रूप लगता है। इसी प्रकार र के ये अलग अलग रूप दिए गए हैं, कुछ विशेष आपको जानकारी दी गई है, तो इसको भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये पाठ दोहराने के लिए कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं जिसको आप समझ सकते हो, जिसे हम चैप्टर की समरी कह सकते हैं। तो इस प्रकार यह आपका एकदम ईजी चैप्टर था, लास्ट ईयर भी आप इस चैप्टर को पढ़े हो, इसलिए कोई भी कठिनाई आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं।
और हाँ बच्चों, जो भी आपको समझाया जा रहा है उसको आप लोग नोट करके रखिए, ताकि डाउट क्लास जब लाइव क्लासेस ली जाती है तो उसमें आपके पास क्वेश्चन रहे कुछ पूछने के लिए। ठीक है, उस 40 मिनट की लाइव क्लासेस जो अब होने वाली है उसका आपको अच्छे से यूज़ करना है। इसीलिए जो भी वीडियो भेजा जा रहा है, नोट्स भेजा जा रहा है, इसको बहुत अच्छे से समझिए। डाउट को तुरंत एक रफ कॉपी में लिख कर रखिए, ताकि आप उस समय हमसे पूछ सकते हैं। ना अभी आप हमारे पास आ सक रहे हैं, ना हम आपके पास आ सक रहे, इसलिए यही एक सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ाई करने का। तो आप लोग को इसी वे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ओके, थैंक्स बच्चों।